नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 17 अगस्त 2020 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर आप सब ने अपना वीकेंड जो है वो काफ़ी एंजॉय किया होगा। आज के डिस्कशन की शुरुआत में करना चाहूँगा इस इंटरेस्टिंग कोट के साथ। डोंट लेट योर माइंड बुली योर बॉडी इनटू बिलीविंग इट मस्ट कैरी द बर्डन ऑफ इट्स वरीज। बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग जो है वो कई बार चिंताओं से घिरा हुआ रहता है, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते कि जब हम चिंता करते हैं, राइट, हमारा दिमाग जब किसी चीज़ के बारे में चिंता करता है तो उसकी इम्पैक्ट होती है हमारे बॉडी के ऊपर। तो मेक श्योर कि आपकी चिंताएं, आपका दिमाग जो चिंताएं करे उसकी इम्पैक्ट आपके बॉडी के ऊपर ना जाए, क्योंकि धीरे धीरे ये चिंताएं जो हैं वो इस प्रकार के लिक्विड को रिलीज़ करता है हमारा दिमाग, जिसकी इम्पैक्ट हमारे बॉडी के ऊपर होती है और हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। हमारा बॉडी जो है वो बहुत सारी चीज़ों के मीन्स बर्न आउट हो जाता है, यानी कि चिंताओं की वजह से हमारा हमारा जो शरीर है वो धीरे धीरे अनहेल्थी होने लगता है। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, आज लास्ट डेट है इस इंडिपेंडेंस डे सेल की। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर 5% इस एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। आज स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर्स में से मैंने अलग अलग टॉपिक्स आपके लिए लेकर आया हूँ। एक है द हिंदू का हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच के ऊपर है। फिर पायोनियर का एक आर्टिकल है, दिस वन इज़ अबाउट मिडल ईस्ट। सैटरडे को जो हमने बात की थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है हेल्थ के ऊपर, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल हेल्थ के ऊपर है, और लास्ट में ट्रिब्यून का आर्टिकल है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर। और फिर कुछ न्यूज़ आइटम्स को देखेंगे। बिग गोल्स, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की एक तस्वीर। 15 अगस्त को उन्होंने हमारे देश को एड्रेस किया रेड फोर्ट से, जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी। तो इस इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में उन्होंने सबसे पहले दो ट्विन चैलेंजेस के बारे में बात की। ट्विन चैलेंजेस में एक तो है कोरोना वायरस कोविड-19 का पेंडेमिक, और दूसरा है LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो चाइना एक एग्रेसिव तरीके से हमारे साथ बिहेव कर रहा है। तो इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने देश को ये एश्योरिटी दी है कि भारत इन दोनों चैलेंजेस को अच्छी तरीके से डील कर रहा है, एंड होपफुली हम ये दोनों चैलेंजेस को ओवरकम भी कर लेंगे। दूसरी जो एक खास बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की है वो ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको टैबू टॉपिक्स माना जाता है, जैसे कि हमारे देश में आज भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंस्ट्रुअल पीरियड्स को एक टैबू टॉपिक माना जाता है। परिवार जो है वो खुलकर इसके बारे में बात नहीं करता है। फिर सोसाइटी ने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को या फिर पीरियड्स को एक बहुत ही गंदी बात, एक टैग लगा दिया है कि ये एक बहुत ही गंदी बात है, लेकिन इनफैक्ट ये एक बहुत ही हेल्थी चीज़ है। अगर कोई महिला जो हैं, अगर कोई लड़की जो हैं एक एज के बाद रेगुलर साइकिल्स नहीं है, उनकी पीरियड साइकिल्स रेगुलर नहीं है, तो दैट इज़ अनहेल्थी। लेकिन अगर साइकिल्स जो हैं वो, ये पीरियड जो हैं वो रेगुलर बेसिस पर होते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी हेल्थी थिंग। ये मेरा पर्सनल मानना है, दिस इज़ माई ओन पर्सनल एनालिसिस। मैंने इस चीज़ को कहीं पर पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी सोसाइटीज़ में, हमारे देश की ही बात है कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि पीरियड के टाइम पर लड़कियों को या फिर महिलाओं को जो हैं मंदिर से, पूजा पाठ से, इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि ये शायद उस टाइम की बात होगी, मीन्स ये सारी चीज़ें उस टाइम पर डेवलप हुई होगी जब हाइजीन यानी कि जो सैनिटरी पैड्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल नहीं थी। लेकिन आज हमारे पास लेटेस्ट सारे जितने भी हाइजीन के प्रोडक्ट्स हैं ये अलग अलग वैरायटी में अवेलेबल हैं। इनकी कॉस्ट भी काफ़ी अब इतनी रीजनेबल हो चुकी है कि कोई भी इसको अफोर्ड कर सके। तो ऐसे टाइम पर हमें ऐसी बहुत सारी जो पुरानी मान्यताएं हैं उसको, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इनको आप हटा दीजिए, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इसके बारे में हमें डिस्कशन तो डेफिनेटली करनी चाहिए कि क्या आज इन सारी पुरानी मान्यताओं की आवश्यकता है या नहीं। तो ऐसे कुछ टैबू टॉपिक्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं हमारे वो बात करते हैं। जनरली अगर आप पास्ट में देखें तो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स ने या फिर इम्पोर्टेंट लीडर्स ने
ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात नहीं की है। सैनिटेशन की बात करें, कि आपने आज तक प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा दूसरे किसी भी प्राइम मिनिस्टर को रोड साफ करते हुए देखा है, या फिर ओपन डेफिकेशन के बारे में बात करते हुए देखा है? नहीं। तो ये सारी चीज़ों की शुरुआत जो है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी साहब ने की है। सैनिटेशन के बारे में उन्होंने फिर से बात की, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात की। हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं वो स्वच्छ पानी न मिलने की वजह से बहुत सारी बीमारियां उनको होती हैं, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं तो डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं हम इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की सरकार ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया, और जल जीवन मिशन जो है उसमें यह है कि हर एक घर तक पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाया जाए। इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने गांव-गांव तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी है। घर घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का जो लक्ष्य है अभी भी फुलफिल नहीं हो रहा है, और इसके ऊपर आगे काम चल रहा है, नो डाउट। 24/7 365 डेज ये जो एक गोल है कि इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग की फैसिलिटी, कुकिंग गैस, ये सारी चीज़ें 24/7 365 डेज हर एक घर तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं इनके बिना हम दूसरे हमारे काम जो हैं वो नहीं कर सकते, और समय जो है वो बचेगा लोगों का। अगर 24/7 365 डेज रीजनेबल रेट पर इलेक्ट्रिसिटी है तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। इंटरनेट का इस्तेमाल होगा तो पढ़ाई लिखाई हो पाएगी बच्चों की। फिर फ्यूचर में टेलीमेडिसिन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ इसके बेसिक प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर इसको डिज़ाइन किया जा सकता है, या फिर बनाया जा सकता है, या फिर ऑपरेट किया जा सकता है। कुकिंग गैस जो हैं, इससे महिलाओं का कितना ज़्यादा वक्त हम बचा सकते हैं। यही वक्त जो है वो दूसरी कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर महिलाएं स्पेंड कर सकती हैं। आप सोचिए कि अगर उनके पास कुकिंग गैस है तो उनको लकड़ी इकट्ठा करने जाना नहीं पड़ेगा। फिर वो एक बहुत ही डेंजरस काम भी है, बहुत ही एक मेहनत मांग लेता है, और डेंजरस इसलिए है क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को स्नेक बाइट्स हो जाते हैं। फिर कई बार अकेली कहीं पर जा रही हैं तो सेफ्टी के इश्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ के नेटवर्क को एक्सपांड करने से हम लाइफ जो है वो और ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं, ईजी और कंफर्टेबल बना सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में भी देश को बताया। इसमें हर एक व्यक्ति को एक हेल्थ आईडी दिया जाएगा। ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी होगा, और हमारे सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो इस आईडी में स्टोर्ड होंगे। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज 2 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। एज वी मूव ऑन विल टॉक अबाउट दिस हेल्थ आईडी। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने वासुदैव कुटुंबकम के बारे में भी बताया, और इसके अलावा कुछ बहुत सारे दूसरे जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके बारे में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने देश को एड्रेस किया। एक चीज़ जो यहाँ पर मेंशन है जिसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर चीज़ को आप फ़िलहाल अपने दिमाग में रखिए कि सिर्फ रिकॉर्ड्स को डिजिटल करने से कुछ नहीं होगा। जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेस, क्या हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स हैं, क्या हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नर्सेस, या फिर दूसरा जो ओवरऑल मेडिकल स्टाफ हैं वो हैं। मेडिकल स्टाफ से फिर कुछ नहीं होगा, मेडिकल स्टाफ के साथ साथ आपको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ मैं पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। राइट, प्राइमरी लेवल पर यानी कि विलेज लेवल पर, टाउन लेवल पर अच्छी हॉस्पिटल्स प्लस क्लिनिक्स, रीजनेबल रेट पर मेडिसिन मिले आपको, एम्बुलेंस सर्विसेज, राइट, ये सारी चीज़ें, इसमें और चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें। तो मेक श्योर कि एक पॉइंट आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़े, आई विल नॉट रिपीट दैट थिंग, आई वॉन्ट यू गाइस टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि सिर्फ डिजिटल रिकॉर्ड से कुछ नहीं होगा, इसके साथ साथ सपोर्ट करने वाला जो रिसोर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं, ये भी हमें पर्याप्त मात्रा में चाहिए, तब जाकर हम एक बड़ा बदलाव कर पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, प्लीज मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक टॉपिक है जिसके बारे में हमने सैटरडे को विस्तार से चर्चा की थी। इजराइल और यूएई के बीच में अब एक एग्रीमेंट हो चुका है, पीस डील एग्रीमेंट, राइट।
तो उन सारी बेसिक डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं स्टार्टिंग करना चाहूँगा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है ये हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इनको MBZ के नाम से भी इनका एक पेट नेम है MBZ। ये UAE के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस हैं। अरेबियन पेनिनसुला जो हैं, अरेबियन एरिया के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर अगर कोई है तो वो है MBZ। आपने MBS का नाम सुना होगा, मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं। उनको भी अगर कोई सलाह चाहिए, उनको भी कोई अगर एक्सपर्ट हेल्प चाहिए तो वो MBZ के पास जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि MBZ जो है एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं अरेबिक वर्ल्ड के। अब इज़राइल के साथ UAE ने एक डील कर ली है, तो फिर सऊदी अरेबिया भी जो है वो बहुत पीछे नहीं रहेगा। आने वाले टाइम में सऊदी अरेबिया और इज़राइल के बीच में भी ऐसी डील हो सकती है। एक ऐसा वक्त था जब सऊदी एयर स्पेस का हम इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। न्यू दिल्ली से टेल एवीव यानी कि इंडिया से इज़राइल की जो फ़्लाइट हैं उनको सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस की परमिशन नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ टाइम पहले एयर इंडिया को ये परमिशन भी सऊदी अरेबिया ने दे दी। तब से बताया जाता है कि अरब वर्ल्ड और इज़राइल के बीच में रिलेशनशिप जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगे हैं। फिलहाल ये जो डील हुई है, ये डील हुई है एक फॉर्मल डील हुई है, लेकिन इनफॉर्मल लेवल पर भी बातचीत जो है वो होती रहती थी। इसके पीछे एक दूसरा रीज़न है, जिसको बेसिक रीज़न को मैंने आपको समझाया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सुन्नी अरब देश और इज़राइल का एक जो कॉमन एनिमी है वो है ईरान। तो ईरान को कंट्रोल करने के लिए ये इज़राइल और अरबिक कंट्रीज़ जो हैं वो एक हो सकते हैं। ईरान का जो एक वर्चस्व है, ईरान का जो एक ग्रिप है ईरान की, ये इराक में, लेबनान में, सीरिया में, पैलेस्टाइन, इनफैक्ट पैलेस्टाइन में भी ईरान जो हैं उनकी ग्रिप इंक्रीज़ होती जा रही है, राइट। तो इस रीजन में बहुत सारे ऐसे देश हैं। यमन में बहुत सारे लोग जो हैं वो मीन्स बहुत सारी पार्टीज़ और बहुत सारे लोग जो हैं वो ईरान को सपोर्ट करते हैं, और ईरान का सपोर्ट भी लेबनान के लोगों के लिए अवेलेबल है। तो ये जो पॉलिटिकल गेम चल रही है, जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर चल रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी ये जो अरबिक कंट्रीज़ हैं वो इज़राइल के साथ मिलकर ईरान को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब प्रश्न ये है, यहाँ पर हम इस बात के बारे में फोकस करेंगे कि भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा। भारत की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इज़राइल की। इज़राइल जो है, इज़राइल के साथ हमारे मिलिट्री यानी कि डिफेंस रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं और एग्रीकल्चरल रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से इज़राइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बेसिक चीज़ें ही आपके सामने रख रहा हूँ। UAE के बारे में बात करें तो एज वी ऑल नो कि हमारे बहुत सारे लोग, लाखों लोग जो हैं वो UAE में काम करते हैं। UAE के साथ हमारे ट्रेडिंग रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, कल्चरल रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, ऐतिहासिक रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, और ईरान के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे हैं। लेकिन फ़िलहाल ईरान और चाइना के बीच में नज़दीकियाँ जो हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे रिलेशनशिप ईरान के साथ बिगाड़ देंगे। हम चाहते हैं कि हम सारे देशों के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखें, क्योंकि हम एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी, एक जो आप कहते हैं सामरिक स्वतंत्रता मेंटेन करते हुए हम दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम किसी भी एक देश के पक्ष में रहना नहीं चाहते, हम सभी देशों के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। तो ये जो डील हुई है, अगर इस एरिया में थोड़ा हमें एक शांतिमय वातावरण देखने को मिले तो ये भारत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई डिस्टर्बेंस होता है तो ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है। ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है तो भारत की इकोनॉमी के ऊपर इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट होती है, क्योंकि आज भी 85% जितना हमारा ऑयल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाता है, तो सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। फिर रिसेंटली हमें यह भी देखने को मिला कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप जो है वो भी थोड़े बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हम प्रेशर क्रिएट करना डेफिनेटली चाहेंगे। और इज़राइल और अरबिक कंट्रीज़ के बीच में अच्छी डील होने लगी, फिर मींस अच्छे रिलेशनशिप इंप्रूव हुए, तो इंटेलिजेंस कलेक्शन में, इंटेलिजेंस गैदरिंग और मिलिट्री कॉरपोरेशन में भी भारत को यहाँ पर एक बेटर रोल देखने को मिलेगा। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अब बात करते हैं हेल्थ के बारे में। 2 आर्टिकल्स हैं, राइट फॉर बेटर हेल्थ। ये आर्टिकल जो हैं वो
किस न्यूज़पेपर का है, इंडियन एक्सप्रेस का है, और एक दूसरा जो है ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। सबसे पहले ये जो इंडियन एक्सप्रेस वाला आर्टिकल है इसको देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने क्या कहा स्पेसिफिकली कि एवरी इंडियन विल गेट ए हेल्थ आईडी दैट विल वर्क लाइक ए हेल्थ अकाउंट। एक हेल्थ आईडी जो हमें दिया जाएगा ये एक हेल्थ अकाउंट के बराबर होगा। इसमें सारी डिटेल्स होगी, आपको क्या क्या डिसीजेस हुए थे या फिर हो गए हैं या फिर आप उसमें से बाहर निकल चुके हैं, किस डॉक्टर को आपने विजिट किया था, कौन सी मेडिसिन आपको दी गई थी, क्या क्या डायग्नोसिस, कौन कौन सी टेस्ट करवाई थी, सारी चीज़ें एक अकाउंट में होगी, ताकि आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री जो है, राइट, 2001 में क्या हुआ, 2002 में, 2003 में, 2005 में, वट एवर इट इज़, राइट, इस प्रकार से पूरी एक मेडिकल डेटा आपका क्रिएट होगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, NDHM, ओके। अब ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन या फिर ये हेल्थ आईडी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जब कोविड-19 हमारे देश में इंक्रीज़ होने लगा तो बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं, जो सोफा रिसर्च सामने आई है, जो सोफा डेटा हमारे सामने आया है, उससे ये पता चलता है कि मृत्यु उन लोगों की सबसे ज़्यादा हुई है जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ थी। कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब क्या है? कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब है कि आपको ऑलरेडी कुछ ऐसी बीमारियां थी, जैसे कि आपको लंग कैंसर था या फिर लंग के साथ जुड़ी हुई कोई डिजीज़ थी, किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या फिर दूसरे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ थे उससे सफ़र या फिर उससे परेशान, या फिर उससे जो मीन्स ये डिजीज़ जिनको हुई थी, ऐसे लोग जो हैं उनकी सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है। तो आप सोचिए कि अगर एक डेटा हमारे पास होता, कोमॉर्बिडिटी वाला डेटा, कि इतने लोग हैं, इतने एरिया में हैं, अगर सरकार के पास ये डेटा होगा कि लेट्स से कि सिटी ए में, सिटी बी में, इन जगहों पर, सिटी ए, लेट्स से ये सिटी ए है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ वाले लोग हैं, तो वहाँ पर लॉकडाउन लगाया जाता, वहाँ के लोगों को स्पेसिफिकली मैसेज और व्हाट्सएप या फिर ईमेल करके बताया जाता कि आप घर के बाहर ना निकलिए, आपके परिवार लोगों को ये चीज़ें करनी हैं, तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी, इज़न्ट इट? तो कोमॉर्बिडिटीज़ वाला डेटा कलेक्ट किया जा सकता है क्योंकि पूरा आपका हेल्थ आईडी होगा, हेल्थ अकाउंट होगा। दूसरी एक बहुत ही दुखद बात है हमारे देश के लिए कि पिछले 15 सालों से जैसे हमारे देश की इकोनॉमी ऊपर ऊपर आने लगी है, उसी प्रकार से बहुत सारे लोगों को लाइफस्टाइल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उनकी लाइफस्टाइल की वजह से, पहले वे सारे लोग जो चलकर यहाँ से वहाँ जाते थे अब मोटरसाइकिल्स यूज़ करने लगे हैं। पहले बच्चे जो हैं वो साइकिल लेकर स्कूल जाते थे, अब वो बस में या फिर ख़ुद की अपनी एक्टिवा, स्कूटी, जुपिटर एक्सेट्रा लेकर जाते हैं। तो जो एक्सरसाइज है वो कम हो गई। बहुत साल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वो आर्टिकल में डेटा जो यूज़ किया गया था, पता नहीं वो कितना सही है, लेकिन एक जस्ट एग्जांपल था, और लॉजिकली कॉमन सेंस का उपयोग करें तो ये बात कहीं ना कहीं मीन्स एक एवरेज निकाले। उस आर्टिकल में ये था कि पहले ऐसा वक्त था जब भारत में जब मोटरसाइकिल्स और कार्स नहीं थी, तो ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति जो है वो, उस आर्टिकल में लिखा था कि 15 से 20 किलोमीटर जितना एक दिन में चल जाता था, यहाँ से वहाँ जाना, यहाँ से वहाँ जाना, लेकिन आज एवरेज जो है वो 1 या 2 किलोमीटर की रही है। एवरेज मीन्स बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चलते ही नहीं है, वो अपने डेस्क से लिफ्ट से कार से घर, फिर से लिफ्ट, या फिर घर में चले जाते हैं, तो कोई वॉकिंग ही नहीं है उनका, 1 किलोमीटर भी नहीं है पर डे। स्टेप्स जो हैं, आजकल बहुत सारे गैजेट्स में स्टेप्स दिखाते हैं, तो देखते हैं कोई लोग 200-300 स्टेप्स ही चलते हैं, कई लोग जो हैं वो एक्सरसाइज करते हैं तो 3000-5000 इतने कुछ स्टेप्स चल जाते हैं। तो इन सारी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हमारे देश में होने लगी हैं। वी नीड टू करेक्ट सम मेडिकल सेक्टर्स लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में जिसके ऊपर मीन्स सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स और सिर्फ डिजिटल डेटा से कुछ नहीं होगा, कुछ दूसरे जो चैलेंजेस हैं हमारे देश में, जैसे कि हमारे देश में डॉक्टर और पॉपुलेशन का रेशियो जो है वो 1450 लोगों के बीच में है, सिर्फ 1 डॉक्टर। WHO रिकमेंड करता है कि 1000 व्यक्ति में 1 डॉक्टर होना चाहिए। तो पूरी अगर हमें पेशेंट सेंट्रिक सिस्टम बनानी है तो डिजिटाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए आपको चाहिए दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर्स या फिर सेंटर्स को आपने देखे होंगे, राइट, उनकी बहुत ही ख़राब हालत होती है, और
प्राइवेट ऑपरेटर्स को अगर ये डेटा दिया जाए तो फिर मेक श्योर करना होगा कि इसका दुरुपयोग ना हो, अपने फ़ायदे के लिए इसका उपयोग ना करें। फिर ऐसा ना हो कि आपका डेटा उनके पास आए और आपको फिर इंश्योरेंस वालों के और हर किसी के कॉल आने लगे, आपको ये डिजीज़ हुआ था सर, इसके लिए ये चाहिए वो चाहिए, ये सारी चीज़ें ना हो। ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है उसके बारे में ये डिटेल सामने आई है कि इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इसका इस्तेमाल करेंगे। पूरा जो डेटा है उसको ऑपरेट करना, मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें सरकार करेगी, गवर्नमेंट करेगी और इसको प्राइवेट ऑपरेटर्स को दिया जाएगा, लेकिन प्राइवेसी जो है वो मेंटेन की जाएगी। प्राइवेट प्लेयर्स और डॉक्टर, ये गवर्नमेंट जब मिलकर काम करेंगे तो इस डेटा का और ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे हम किसी एरिया में ज़्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या फिर कोमोर्बिडिटीज़ वाले लोग जो हैं तो उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई लेट्स से कोई डिजीज़ है तो वो स्प्रेड हो रहा है तो डेटा जब सामने आएगा तो किस एरिया में हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएगी। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या फिर पब्लिक और प्राइवेट के बीच में जब पार्टनरशिप और कंपटीशन होगी तो चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। लेकिन कुछ दिनों पहले जब हम बात कर रहे थे, आई थिंक सैटरडे या फिर फ्राइडे को, हमने इसके बारे में बात की थी डेटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में, कि हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है वो आज भी इट्स ए लाइक वर्क इन प्रोग्रेस। इसको हमने अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया है। पार्लियामेंट में ये बिल स्टक है फ्रॉम 2018, तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी उतना रोबस्ट होना चाहिए। एम्ब्रेस द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बट विथ केयर एंड सेफगार्ड। टेलीमेडिसिन, ई फार्मेसी, कलेक्शन, कंसोलिडेशन, इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ हेल्थ डेटा, ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी होगी कि अगर आपको लेट्स से किसी बेस्ट डॉक्टर, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप घर बैठकर आपके मोबाइल ऐप से वो कर पाएंगे, पेमेंट कर पाएंगे। आपको वो डॉक्टर कहेंगे कि आपको ये टेस्ट करवानी है, ब्लड टेस्ट करवाना है, तो नज़दीक की लैब जो है वो आकर आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट कर जाएगी। आपका डेटा जो भी मीन्स जब भी आपकी वो टेस्ट तैयार हो जाएगी, रिजल्ट्स तैयार होंगे तो वो आपके साथ शेयर कर देंगे, या फिर डायरेक्टली अगर आप परमिशन देंगे तो डॉक्टर के साथ शेयर कर देंगे। डॉक्टर जो हैं वो आपका टेस्ट देखकर आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो सारी चीज़ें विदाउट स्टेपिंग आउट फ्रॉम योर होम, आप अपने घर पर बैठकर ये फैसिलिटी ले पाएंगे। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं, प्राइमरी बहुत सारी जिसमें ऑपरेशंस और इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप घर बैठकर कर पाएंगे। तो गांव के लोग जो हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। आज भी गांव में क्या होता है कि वहाँ पर प्राइमरी सेंटर्स में डॉक्टर्स नहीं होते हैं, तो फिर उनको एक सिटी में जाना पड़ता है। आप एक सिटी में रहते हैं तो आप 15-20 मिनट में किसी अच्छी हॉस्पिटल तक पहुँच जाएंगे, वहाँ पर अपॉइंटमेंट आप पहले से ले पाएंगे। लेकिन गांव के लोगों को पूरा ट्रैवल कर कर वहाँ पर आना है, तो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस, उनका पूरा दिन जो है, एक दिन चला जाता है। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ जो है वो 10-15 मिनट की प्रोसेस है और सारा आपका जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। बात करें प्राइवेसी की, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेटा जो है वो एनक्रिप्ट करके रखा जा सकता है, और अगर किसी कंपनी को आपका डेटा यूज़ करना है तो आपकी परमिशन के बिना ये नहीं दिया जा, मीन्स वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये फैसिलिटीज़ भी आज अवेलेबल हैं। मान लीजिए कि आपका कोई डेटा है, आप किसी दूसरे डॉक्टर्स को दिखाना चाहते हैं, तो आप अगर परमिशन देंगे तो ही ये दूसरे डॉक्टर्स उस डेटा को यूज़ कर पाएंगे। आप टाइम भी सेट कर सकते हैं कि 11 से लेकर 11:30 बजे के बीच में वो डॉक्टर इसको देख पाएँ, जब भी अपॉइंटमेंट है। ये सारी चीज़ें, कस्टमाइजेशन, ये सारा हो सकता है। सेम थिंग, लैब डेटा जो है वो भी एनक्रिप्ट हो जाएगा, और लैब वाले लोग भी किसी के साथ ये डेटा शेयर ना कर पाए। ये सारी फैसिलिटीज़ भी हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर जो पब्लिक के लिए यूज़ करने की बात है, जो मैंने आपको बताया कि पैटर्न्स चेक कर सकते हैं, अगर कोई हेल्थ क्राइसिस आ रही है तो उसकी पैटर्न क्या है, प्रेडिक्ट करना है, तो ये डेटा पूरा जो है वो जो हम कहते हैं कि एनोनिमाइज्ड, यानी कि किसी का नाम इसमें नहीं होगा, सिर्फ डेटा ही होगा कि एक व्यक्ति की एज 23 है, उनका ब्लड ये है, वॉटेवर जो भी मेडिकल चीज़ें हैं, तो ये सारा डेटा जो है नाम, एड्रेस के बिना यूज़ किया जा सकता है, ताकि हम इस डेटा का इस्तेमाल करके मेडिकल फील्ड को और अच्छी तरीके से रिसर्च के लिए, फिर इस प्रकार की हेल्थ क्राइसिस को रोकने के लिए कर सकते हैं। और कुछ टेक्निकल चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हैं कि अलग अलग सर्वर्स में इसको स्टोर किया जा सकता है, ताकि अगर कोई एक सर्वर हैक होता है तो सारा का सारा डेटा ना चला जाए, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ईजी हैं। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ये सारी फैसिलिटीज़, कोई नया इनोवेशन आपको इसमें नहीं करना है, बस अच्छा मैनेजमेंट ही इसमें करना है। एडवांस्ड हेल्थ केयर एक्सपर्टीज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन लार्ज सिटीज़।
जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स आपको बड़े सिटीज़ में देखने को मिलेगी, अच्छी हॉस्पिटल्स, स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल्स जो हैं वो बड़े शहरों में देखने को मिलती हैं। लेकिन गांव के लोगों को तो यहीं ही आना पड़ता है। लेकिन ये जो टेलीमेडिसिन अगर काम करने लगा अच्छी तरीके से, तो गांव के लोग घर बैठकर ये फैसिलिटी, बड़ी हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी एम्ब्रेस कर सकते हैं। और बहुत सारी जगहों पर आपको मीन्स गाँव में भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर डेफिनेटली होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि डिजिटल आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया तो फिर गांव में कुछ नहीं होगा, नहीं, गांव में भी होनी चाहिए। लेकिन एक्सेस जो है अब गांव के लोग कहीं पर भी बैठकर आप कर सकते हैं मेडिकल फील्ड का, या फिर मेडिकल हेल्प आपको कहीं पर भी मिल सकती है। क्योंकि भारत ऑल टुगेदर ग्रीन फील्ड यानी कि पहले से हम स्क्रैच से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो बहुत सारे देशों ने जो गलतियां की हैं, ये सारी गलतियों से हमें सीखना होगा और हमें डायरेक्टली एक नया जंप मिल सकता है। जो कहते हैं कि लेट बिगिनर्स एडवांटेज, अगर आप कोई चीज़ थोड़े बाद में कर रहे हैं तो आप जो पहले जिसने किया था तो उसके जो डिसएडवांटेज थे, उनके उनके जो इश्यूज प्रॉब्लम्स थे, तो वो सारे प्रॉब्लम्स आप बाईपास करके अच्छी एक सिस्टम बना सकते हैं। और वेटरन्स जो हैं इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, बिजनेस के, इन सारे एक्सपर्ट्स को मिलाकर एक टीम बनाइए और फिर एक भारत के लिए यूनिक एक प्रोजेक्ट हम जिसकी शुरुआत कर सकते हैं कि भारत की जो नेसेसिटी है, हमारी सोसाइटी, हमारे यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट जो आर्टिकल है, इट्स अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। प्रशांत भूषण साहब को सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषित पाया है कि उन्होंने जो ट्वीट्स किए थे ये कोर्ट की तौहीन है, राइट, अदालत की तौहीन की है, सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने तौहीन की है। अब एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी के सभी इंस्टीट्यूशंस को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया जा सकता है, यही तो डेमोक्रेसी की बात है। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो ये नियम है, कानून जो है, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर कोई भी कुछ भी कोर्ट के बारे में अगर बोलने लगे तो एक आम आदमी का जो विश्वास है कोर्ट के ऊपर से वो चला जाएगा। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, लेकिन प्रॉब्लम है इसकी डेफिनेशन में। सेक्शन 2 सबसेक्शन सी सबसेक्शन आई जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, इसमें कोई खास डेफिनेशन नहीं है, ये बहुत ही वेग है, बहुत ही एक्सपांसिव है, इसमें कुछ भी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तौर पर ले सकते हैं। यूके ने 2013 में इस चीज़ को हटा दिया। हमारे देश में इसको हटाया जाए नहीं हटाया जाए इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन जो एक नेचुरल जस्टिस है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, आपने किसी लेट्स से आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ कहा तो सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस जो हैं वो तय करेंगे कि आपने जो कहा था ये सही है या गलत है। आपने किसी एक पर्टिकुलर जज के बारे में या फिर कुछ जजेस के बारे में कुछ कहा तो वही जज तय करेंगे कि आप दोषित हैं या नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, इज़न्ट इट, कि आप एक्चुअली होना ये चाहिए कि कोई दूसरे जज इसको देखे, लेकिन फिर बात अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की है तो सभी जज जो हैं वो उस मेंबर के, उस इंस्टीट्यूशन के मेंबर हैं, तो वो पर्सनली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली उसी चीज़ के साथ इन्वॉल्व हैं और वही डिसाइड करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है। हमें यूके से सीखना चाहिए। वहाँ पर एक स्पाई कैचर केस हुआ था, डेली मिरर नाम का वहाँ का एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, तो उन्होंने यू ओल्ड फूल्स ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था। तो उस टाइम पर कोर्ट ने यह बताया कि कोई व्यक्ति मूर्ख है या नहीं है वो एक व्यक्ति के परसेप्शन के ऊपर, मैं अगर ये कहूँ कि आप मूर्ख हैं तो आप मूर्ख हैं या नहीं है वो मेरा परसेप्शन है। कुछ दूसरा व्यक्ति ये कह सकता है, उनका परसेप्शन ये हो सकता है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट है या फिर बहुत ही जीनियस है। तो इट ऑल डिपेंड्स। तो ऐसा एक बड़प्पन दिखाया वहाँ की कोर्ट ने। तो यहाँ पर ये बात बताई है इस ट्रिब्यून के एडिटोरियल ने कि भारत की कोर्ट को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। न्यूज़ की बात करें तो रिकवरी रेट 72% हो चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेज्यूम्स इन आसाम विद 50% कैपेसिटी। सुप्रीम कोर्ट ने JEE-NEET एग्ज़ाम की जो एक पिटिशन थी तो इसको डिसमिस किया है। एक इम्पोर्टेंट खबर है, इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज अक्रॉस रिवर इजाई। ये इजाई रिवर कहाँ पर है? मणिपुर में है। जम्मू एंड कश्मीर में दुखद बात है कि 2 CRPF के जवान और एक पुलिस पर्सनल जो है वो मार्टर हो गए बारामूला टेरर अटैक में। इंडिया मॉरिशस एंजॉय यूनिक फ्रेंडशिप, ये बताया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। LOC के ऊपर पाक ने फायरिंग की है। गवर्नमेंट प्रपोजेस स्ट्रिक्टर नॉर्म्स फॉर कंस्ट्रक्शन मशीनरी, सेफ्टी के लिए हाईवेज में जो सेफ्टी है उसके लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रिलीज़ किए हैं, प्रपोज किया गवर्नमेंट ने। NTPC डेवलप्स इंफ्रास्ट्रक्चर एट रिहांद।
प्रोजेक्ट फॉर इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ फ्लाई ऐश ट्राई कलर होस्टेड फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क का जो टाइम स्क्वायर है वहाँ पर हमारे तिरंगे को लहराया गया और साउथ कोरिया में 279 नए केसेस देखने को मिले हैं. दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.